हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी आजकल सभी स्कूलों में, ड्यूटी चल रहे होंगे, किसी में कोई एग्ज़ाम होगा, किसी की ड्यूटी होगा। एग्ज़ाम तुम्हारे चलते रहते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, कुछ चैप्टर नंबर फर्स्ट के, चैप्टर नंबर 2 के और चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जो है तो बहुत आसान बट पेपर में गलत हो जाते हैं और एग्जाम में इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो देख लेते हैं कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी क्वेश्चन में या किसी टाइप में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम उसको क्या करोगे, कमेंट में लिख करके मैसेज कर देना। तो शुरुआत कर लेते हैं कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस पर। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनको हम करने वाले हैं। देख लेते हैं कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, ठीक है, सबको ध्यान से पढ़ना है। तो जरा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ये स्क्रीन पर आ गया होगा तुम्हारी। इसमें लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत आसान भैया क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसका? कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी हमारे पास में? कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी? कूलम। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स सेकेंड क्वेश्चन हमारा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स कि चार्ज के क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? तो जरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ लेते हैं। देखो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग है, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तुमने कि चार्ज जो है क्वांटाइज हो सकता है, चार्ज जो है कंजर्व रह सकता है। ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज थी जो किसकी प्रॉपर्टीज थी? चार्ज की। तो पढ़ा तुमने Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो ये हमारे पास में चार्ज की प्रॉपर्टी थी कि भाई चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई हो सकता है, क्वांटाइज हो सकता है। यानी कि चार्ज जो है एग्जिस्ट इन द डिस्क्रीट पैकेट्स, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग है। देखो पहला प्रॉपर्टी चार्ज कैन बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉय। ये तो हो ही नहीं सकता, ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे भैया ये भी नहीं हो सकता, चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट इसमें हमको दिया हुआ है कि चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव। तो भाई ये भी नहीं हो सकता, चार्ज नेगेटिव का चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तुम्हारे पास में इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? चार्ज एक्सिस्ट इन द डिस्क्रीट पैकेट्स। याद रखेंगे फर्स्ट ए और सी और डी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा भाई। चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉट और डिस्ट्रॉय। चार्ज कैन क्रिएट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये आंसर तुम कैसे बोलोगे? ये तो गलत आंसर है। चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी नहीं होता, चार्ज तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव, भैया ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या बन रहा है इसका? चार्ज एक्सिस्ट इन द डिस्क्रीट पैकेट्स, ये हमारा सही ऑप्शन है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर, ये हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर। अब देखो सुनो, जब तुमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो चार्ज होना चाहिए। अब चार्ज कंडक्टर पे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। सी पार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ज कंडक्टर पे हो सकता है बट कंडक्टर बहुत बड़े बड़े होंगे, प्लेन शीट हो सकती है, वायर हो सकती है। फिर कूलम्स लॉ कैसे लगाएंगे? फिर डायरेक्टली तो कूलम्स लॉ सॉल्व करके पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। इंसुलेटर, कभी कभी इंसुलेटेड बॉडी की चार्ज बॉडी बन जाती है, इन पर भी चार्ज होता है। इंसुलेटर पे चार्ज ट्रेवल नहीं कर सकता, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, बट इंसुलेटेड बॉडी चार्ज बॉडी हो सकती है। बट कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है इसके लिए। लार्ज बॉडीज ओनली, कूलम्स लॉ इसके लिए वैलिड नहीं है। एक है पॉइंट चार्ज ओनली। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। देखो कंडक्टर तो एक्चुअल, अगर तुम ये वाली प्रॉपर्टी देखो लार्ज बॉडी ओनली, ये नहीं हो सकता कभी भी, ये कभी नहीं होगा। तो फिर कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? कूलम्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्ज ओनली। किसके लिए वैलिड है कूलम्स लॉ? पॉइंट चार्ज ओनली। किसके लिए वैलिड रहेगा भाई? पॉइंट चार्ज ओनली। ध्यान रखेंगे कूलम्स लॉ वैलिड है। तो इस तरह से तुमको मल्टीपल क्वेश्चन करने हैं। कभी भी अगर तुम्हें कोई मल्टीपल नहीं कर रहा आता है तो जो बाकी तीन ऑप्शन दिए हैं उनको देख लो एक बार, उनको चेक कर लो एक बार। हो सकता है वो मल्टीपल में जो ऑप्शन दिए हैं वो तुम्हें गलत लग रहे हो, कि जो तुम्हें सही लग रहा होगा, वैलिड आंसर जो तुम्हें लग रहा होगा उसको तुम सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे दिया है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी है
जिस बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन याद है वो इसको कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेफिनेशन थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मल्टीपल एमसीक्यू बच्चों बहुत ही आसान आते हैं, बहुत ही इजी भी आते हैं, कभी कभी मुश्किल भी आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगी तो मुश्किल भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम सोचो मल्टीपल देख के करेंगे, चीटिंग करके करेंगे, ऐसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लेते हैं भैया अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखो, इससे पिछले क्वेश्चन में था इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इस क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछला क्वेश्चन में डेफिनेशन देखो फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ए फोर्स पर यूनिट चार्ज, और डेफिनेट में क्या पूछ रहा हूँ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब फोर्स अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब फोर्स अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भाई उसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर कूलम। क्या बनेगी? न्यूटन पर कूलम। क्या बनेगी? न्यूटन पर कूलम। याद रखिए एसआई यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? न्यूटन पर कूलम। बिल्कुल तुम्हें ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक लाइट फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको बनानी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है? बहुत आसान सवाल है। पहला पार्ट नेगेटिव चार्ज, गलत आंसर है। दूसरा पार्ट पॉजिटिव चार्ज, अभी देख लेंगे। तीसरा पार्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पार्ट देखो बिल्कुल गलत है, तीसरा वाला बिल्कुल गलत है। वो कह रहा पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव से निकलेगी, ऐसा कैसा होगा भैया? पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जानी चाहिए या नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की तरफ जानी चाहिए? किसी एक की तरफ तो जाएगी, बट यहाँ कह रहे हैं बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो सी तो बिल्कुल गलत है, सी तो बिल्कुल गलत है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोल रहे हैं। न्यूट्रल बॉडी, अरे भैया जब बॉडी न्यूट्रल है, चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा वो? तो सी और डी तो बिल्कुल गलत है, सी और डी तो बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा भैया पॉजिटिव चार्ज। क्या आंसर होगा इसका? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होंगी पॉजिटिव चार्ज से। कहां से ऑरिजिनेट होंगी? पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट ऑन, अब देखो उसका उल्टा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकली, हम कह रहे पॉजिटिव से निकली। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां टर्मिनेट हुई? अरे जब पॉजिटिव से निकल गई तो टर्मिनेट कहां होनी चाहिए? नेगेटिव पे। कहां टर्मिनेट होनी चाहिए? नेगेटिव पे। तो कहां पर टर्मिनेट हो जाएंगी? नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। कहां पर टर्मिनेट हो जाएंगी? नेगेटिव पे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यार, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर in an electrostatic equilibrium. Electric field inside a conductor in an electrostatic equilibrium. In an electrostatic equilibrium. Electric field inside a conductor in electrostatic equilibrium. देखो मैं तुमको पढ़ाया था, एक एग्जांपल दिया था कि अगर बारिश पड़ रही हो और बारिश पड़ते पड़ते बहुत तेजी से तूफान आ जाए, लाइटिंग हो जाए, तो तुमको बताया गया था कि भाई लाइटिंग में कार के अंदर सेफ। क्यों कार के अंदर सेफ होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ बन जाती है, अंदर बन जाती है। यहाँ पर क्या सवाल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारे कंडक्टर के अंदर? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कंडक्टर के अंदर। ध्यान रखिए कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है बच्चों? जीरो। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई? जीरो। कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनती है कंडक्टर के अंदर? जीरो। अगला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्ज +4 माइक्रोकूलम and +9 माइक्रोकूलम are placed 50 centimeter apart. Are placed 50 centimeter apart. What are the distance from 4 microcoulomb? Then the line joining them will electric field become zero. तो दो चार्ज बना लेना, ए पर लिख देना +4 माइक्रोकूलम, बी पर लिख देना +9 माइक्रोकूलम, बीच में कोई पॉइंट ले लेना पी, ए से पी तक की डिस्टेंस लिख देना x, तो दूसरी डिस्टेंस कितनी बचेगी? 50 - x। ये 2 पॉइंट चार्ज ले लो, क्या करो 2 पॉइंट चार्ज, और दोनों पॉइंट चार्ज लेकर के
दोनों पॉइंट चार्ज लेकर के क्या करो, डायग्राम टाइप का बना लो, ठीक है ना। जब तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो ए पर लिखना प्लस का 4 कूलम, बी पर लिख देना दूसरा वाला चार्ज। अच्छा, कूलम को माइक्रो कूलम में बदलना पड़ेगा भाई, कूलम को माइक्रो कूलम में बदल लेना। कूलम को माइक्रो कूलम में बदलने के लिए 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहला चार्ज हो जाएगा 10 टू दी पावर -6, दूसरा चार्ज हो जाएगा 9 × 10 टू दी पावर -6। फॉर्मूला लगा देना इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R², फॉर्मूला लगा देना इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R²। पहले चार्ज से वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल है x मान लेना। क्या मान लोगे उसको तुम? x। क्या मान लोगे उसको? x। और सॉल्व कर देना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे। और x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। फॉर्मूला लगाओगे E = KQ/R²। अब करेक्ट आंसर इसका आएगा हमारे पास में, जब तुम सॉल्व करोगे करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो करके देखना, नहीं हुआ तो मैं तुम्हें आंसर सॉल्यूशन करा दूंगा, बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और मैं इसको सॉल्व करा दूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है एक पॉइंट चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम इज एनक्लोज्ड इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। चार्ज दे रखा है 8 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज गया? 8 माइक्रोकूलम। इसको हमने एक इलेक्ट्रिक सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर दिया। फ्लक्स पूछा है, गॉस थ्योरम लगा दो। फ्लक्स पूछा है, क्या लगा दो? गॉस थ्योरम। क्या लगाओगे? फाई = चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है गॉस थ्योरम? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को कूलम में बदल देना, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना। चार्ज को कूलम में बदल देना, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना। करेक्ट आंसर तुम्हारा आ जाएगा 9 × 10⁵ भाई। चार्ज 8 माइक्रोकूलम है, कूलम में बदल देना। किसको? चार्ज को डिवाइड कर देना किससे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 9 × 10⁵ कितना आंसर आ जाएगा? 9 × 10⁵। एक और क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। इसमें लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तुमने पढ़ा गॉस थ्योरम से। क्या फॉर्मूला था गॉस थ्योरम का? गॉस थ्योरम कहती है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो शेप का तो कहीं इसमें जिक्र ही नहीं होता। साइज ऑफ ए सरफेस, जब शेप का जिक्र नहीं है तो साइज भी कुछ नहीं होगी। नन ऑफ दीज, अब तो हम इस पे पहुंचे नहीं। एनक्लोज्ड चार्ज इस पे डिपेंड करता है, एनक्लोज्ड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? कौन सा चार्ज है, किस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। सरफेस से मतलब नहीं है, चार्ज से मतलब है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स में आता क्या है? चार्ज आता है खाली। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला गॉस थ्योरम से? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ज। किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। किस पे डिपेंड कर रहा है भैया? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो 11 मल्टीपल थे तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मल्टीपल में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहे हैं मुझे दोनों न्यूमेरिकल वाले मल्टीपल के, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को शेयर कर देना, जिससे सभी बच्चों को मिल जाए और सभी बच्चे के MCQs हो जाए। क्लियर है मेरी बात? तो MCQs करने हैं, कभी कभी इजी MCQs भी आते हैं, चैप्टर फर्स्ट के MCQ करा दिए। अगर तुमको लगता है कि तुम्हें चैप्टर 2 के MCQ नहीं आते, तुम्हें चैप्टर 3 के MCQs नहीं आते, तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें चैप्टर 2 के MCQ की वीडियो भेज दो, मैं तुम्हें चैप्टर 2 के MCQ की वीडियो बना के दे दूंगा। चैप्टर 3 के MCQ की वीडियो भेज दो, मैं तुम्हें चैप्टर 3 के MCQ की वीडियो बना दूंगा। जैसा भी तुम लगे वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। एंड हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पेपर करना। थैंक यू बच्चों।